बाजार बोलता है, इसमें हम देखेंगे एफआईएसडीआईज का डेटा कि किस तरह से एफआईएसडीआईज का डेटा इस समय चल रहा है और फ्राइडे के सेशन में वो क्या कर गए हैं। तो एफआईज तो 5155 करोड़ रुपए का माल सेल कर गए हैं, लेकिन डीआईज ने करीब 3483 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एफआईज ने आईटी सेक्टर में माल बेचा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में ही सेल ऑफ आया था फ्राइडे के सेशन में, और वो क्लियरली विजिबल है यहाँ पर एफआईज के डेटा से। जनरली एफआईज की होल्डिंग जो होती है बड़े बैंकों और दिग्गज आईटी कंपनीज में होती है, और ऐसा दिखा भी तो एफआईज डीआईज के ट्रेंड से दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से चल रही है। तो ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे का सेशन डाउ जोन्स के लिए तो कुछ खास नहीं रहा, रेड मार्क में बंद हुआ, लेकिन शंघाई हैंसेंग में अच्छी थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, करीब आधा परसेंट की। कोस्पी में भी करीब चौथाई से आधा परसेंट के बीच की तेजी है। निकाई बिल्कुल फ्लैट है। तो जापानीज मार्केट फ्लैट है, बाकी सब एशियन मार्केट ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इंडियन मार्केट जरूर राज प्रेशर में है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज भी आईटी निफ्टी ने ही इंडियन मार्केट को गिराया हुआ है। तो एक्सेप्ट आईटी, क्या ब्रॉडर मार्केट इस ट्रेंड दिखा पाएगा? अभी कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी, कामयाब रहेगी, ये दिन का अंत बताएगा। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो मार्केट को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूलैंड लैब करीब 8.5% ऊपर है, टेगा इंडस्ट्री 6%, होम फर्स्ट करीब 4.5%, कैस्ट्रॉल इंडिया 4.25%, सीएट करीब 4%। और नेट लूज़र कौन है? टॉप लूज़र्स जो काउंटर आज के मार्केट में गिरे हुए हैं उनकी भी एक बार हालत देख लेते हैं, वो कौन से काउंटर है। तो इनमें देखें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक करीब 3% 4% नीचे है, गार्डन रीच करीब 3.5%, शारदा क्रॉप केयर करीब 3.25%, आरटीएन पावर और लॉयड्स करीब 3% ये नीचे हैं। तो ये काउंटर है। देखिए इस समय जो चल रहा है ये मिड कैप काउंटर्स में भी, अब चूंकि रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है तो वहाँ पर एक अपनी अलग चाल है, और जो लार्ज कैप शेयर है वो पूरी तरह से अपने सेक्टोरल रिजल्ट से ही प्रभावित हो जाते हैं। टीसीएस का रिजल्ट आए, सारे पूरा का पूरा सेक्टर गिर गया, और टीसीएस तो जितना गिरा सो गिरा। आज टीसीएस इतना भी नहीं गिरा हुआ है, टीसीएस करीब 1% गिरा हुआ है, लेकिन आईटी निफ्टी 300 पॉइंट आज भी डाउन है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। उस दिन भी यही हुआ था फ्राइडे के सेशन में भी, कि टीसीएस के साथ साथ बाकी आईटी शेयर भी उतना ही लगभग गिर गए थे जितना टीसीएस गिरा था। तो ये थोड़ा सा सेक्टोरल रहता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट में छोटे शेयर, मझोले शेयर वो किस तरह से स्ट्रेंथ दिखा पाते हैं। अब हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च सनी सर जुड़ चुके हैं। सनी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, हाउ आर यू? गुड सर, गुड। सनी सर बताएं, ये मार्केट में देखिए आईटी ने तो मूड खराब कर दिया पूरा, और जितना करना था डैमेज डन है या अभी और बचा है? आई थिंक अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आई थिंक ऑब्वियसली जो डैमेज था वो जो फोर्थ क्वार्टर के नतीजे आए थे वहीं बहुत कुछ प्राइसिंग हो चुका था, जहां हमने देखा कि डिमांड एनवायरनमेंट जो है काफ़ी वीक का कमेंट्री आई थी कंपनी की ओर से। और जिस तरह से अभी टीसीएस और टाटा एल्क्सी के नतीजे आए हैं वो देखकर भी लग रहा है कि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ऑप्टिमिज्म नहीं है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। उसके चलते कहीं ना कहीं जो आईटी स्टॉक्स है मुझे लगता है कि हमें भी साइडवेज मूवमेंट में रहना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप आईटी कंपनी। मिड कैप आईटी कंपनीज पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वहाँ क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा महंगे हैं, सुपर एक्सपेंसिव है, और अगर ड्यू टू सम रीजन वहाँ भी अगर ग्रोथ फॉल्टर होती है तो वहाँ एक डीपर करेक्शन हमें मिड कैप आईटी कंपनीज में देखने मिल सकता है। रही लार्ज कैप की बात, तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये जो दिग्गज कंपनी है, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनमें वैल्यूएशन का कंफर्ट है। कहीं ना कहीं ये सब कंपनीज 19 से 22-23 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, एंड एट द सेम टाइम दे आर ह्यूज कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन, तो वहां मुझे कंसर्न नहीं लगता है। मिड कैप आईटी कंपनीज कैन बी एन एरिया ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ हायर वैल्यूएशन। रिसेंटली हमने मिड क्वार्टर अपडेट में देखा था कि केपीआईटी ने भी कहीं ना कहीं डील एग्जीक्यूशन और डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न जताई थी। तो लेट्स सी बाकी की जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं उनकी क्या कमेंट्री आती है आने वाले समय में। तो आई थिंक थोड़ा सा
काइंड ऑफ म्यूटेड रहने की उम्मीद करूंगा मैं आईटी सेक्टर को, टिल द टाइम ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ जाती। ठीक है सर। सर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने तो सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार यूरोप पर टैरिफ लगा दिया 30% का। हालांकि इस बार यूरोप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बोल रहा है। यूरोप ने कहा कि हम अभी रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगा रहे हैं और हम अभी यूएस से बात कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। हालांकि वो रिटेलिएशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के लिए अभी मना कर दिया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो ये टैरिफ वॉर बढ़ता हुआ दिखाई देता और उसकी वजह से हम देखते कि शायद जितना डैमेज आज दिख रहा है इससे भी कहीं ज़्यादा डैमेज शायद हो सकता था, दिख सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति तो काम करती हुई दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं यूरोप को, बाकी देशों को अपने फ्रस्ट्रेशन में कि किसी ने ट्रेड डील की नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल लें और टैरिफ लगा लगा के उनको बोल रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, 1 अगस्त के बाद मैं टाइम भी नहीं दूंगा आप लोगों को। सर, ये कितनी, मतलब ये तो प्योर गुंडागर्दी टाइप एक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि आपको ट्रेड डील करनी है और आप टाइम भी नहीं दे रहे हो और टैरिफ लगा लगा के उनको डरा रहे हो। तो ये कब तक चलेगा और क्या लगता है कौन कौन रीजन होंगे, कौन कौन से कंट्रीज़ होंगे जो 1 अगस्त से पहले ट्रेड डील कर लेंगे? क्या सर्कल में चर्चा है सर? आई थिंक विवेक जी, आई थिंक एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है कि ट्रेड डील कैसे होगी। और आई थिंक पैटर्न काफी सिमिलर है। अगर आप देखेंगे 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में जिस तरह से पैटर्न जो देखा गया था कि आपने पहले बहुत अनरियलिस्टिक टैरिफ लगा दिए एंड देन यू वेंट ऑन, यू अगर आप दूसरी कंट्रीज को फिर फोर्स करते हो कि आप टेबल पर आकर नेगोशिएट कीजिए ताकि जो डील है वो यूएस के फेवर में आते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि द सेम पैटर्न अभी देखने मिल रहा है। तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल बी इन अ बायलैटरल टॉक विद यूएस टू रिजॉल्व दिस इशू। कमिंग टू इंडिया अगेन, सिंस इंडिया पे हमारा फोकस रहता है, तो इंडिया से मुझे कुछ होप है कि एटलीस्ट मिनी ट्रेड डील और काइंड ऑफ बारिंग फ्यू एरिया ऑफ कंसर्न जैसे एग्री के ऊपर लेकर जिस तरह से मीडिया में हम सुनते हैं कि वो सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि यूएस से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ना आए और जो डोमेस्टिक फार्मिंग इकोनॉमी है, फार्मर्स हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका देखने ना मिले। तो आई थिंक कमिंग टू इंडिया आई होप कि कुछ एक अच्छी खासी ट्रेड डील इंडिया के ओर से आते हुए दिखे और देन दैट शुड रिमूव लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन इंडिया। बट यस, आई थिंक 1 अगस्त तक आई थिंक हमें सबको ये जो डेवलपमेंट है इसको ट्रैक करना होगा और इसकी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। सर, ऐसे में क्या करें? जो यूरोप से जुड़े हुए शेयर हैं और जो इंडियन शेयर हैं, लाइक टाटा के 2 शेयर तो स्पेशली हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, और बहुत सारी जो कुछ एक टायर कंपनीज हैं लाइक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, अपोलो टायर और बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं। इन सभी में क्या करना चाहिए जिनका यूरोप में ऑपरेशन है और इंडियन कंपनीज हैं? कमिंग टू यूरोपियन ऑपरेशंस, आई थिंक अगेन पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यूरोप से जो यूएस का जो एक्सपोर्ट है इनडायरेक्ट वे में जो इंडियन कंपनीज है जिसका यूरोप में ऑपरेशन है उसका क्या इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। तो आई थिंक अगेन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक इसमें जाना होगा रादर देन टेकिंग ओवरऑल जेनरिक व्यू। बट डेफिनेटली ओवरऑल अगर ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं कि यूरोप में अगर बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ देर इज एनी साइंस ऑफ स्लो डाउन देन ऑल दिस बिजनेसेस कैन बी इम्पैक्टेड। कमिंग टू टाटा स्टील में एक एडवांटेज ये है कि जिस तरह से एक 12% की सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई थी उसके चलते जो डोमेस्टिक बिजनेस है इसमें सिक्वेंशियल हमें एक बेहतर नेट सेल्स रियलाइजेशन आते हुए दिखेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी सिक्वेंशियली बेहतर होनी चाहिए। तो टाटा स्टील में मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई बहुत बड़ी कंसर्न है क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस शुड टेक केयर ऑफ एनी डाउनटर्न इन द बिजनेस ऑन इंटरनेशनल फ्रंट। तो टाटा स्टील मुझे रिलेटिवली बेहतर लगता है। टाटा मोटर्स की बात करें तो वहाँ ऑलरेडी जो आउटलुक है थोड़ा वीकर साइड पर था तो मार्केट ने वो ऑलरेडी डिस्काउंट भी कर लिया है। तो आई थिंक अगेन एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस। तो 700 रुपए के आसपास का प्राइस है, वहाँ मुझे भी नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। कमिंग टू बालकृष्ण टायर, वहाँ भी अगर आप देखेंगे कि थोड़ी थिंग्स फेवरेबली प्लेस है। ऑफ लेट थोड़ी जो रबर के दाम है उसमें हमने देखा है कि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, क्रूड में कूल ऑफ हुआ है तो उसके चलते
टू सम एक्सटेंट कार्बन ब्लैक विच इज वन ऑफ द की इनपुट मटेरियल, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा राहत आती दिखेगी। सो बीकेटी अगेन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई बहुत घबराने वाली बात है। यस, ऑटो एंड कंपनीज कैन बी अंडर सम ट्रबल, जैसे मदरसन है जिनके मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल प्लांट्स ऑपरेट होते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट वहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा मैं। ठीक है सर, एक चीज़ और, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर एक अपडेट कि हमारे यहाँ का एक बार फिर डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है। और पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम बहुत जल्दी डील करने वाले हैं, और फिर वो डील पर कुछ नहीं आया। इंडियन डेलीगेशन ने आकर भारत में ये कहा कि हम तो अपनी डील दे आए हैं, कि हमने अपना ऑफ़र दे दिया, अब यूएस के ऊपर है कि वो मानता है या नहीं मानता है। वो नहीं माना शायद, तभी उनको जाना दोबारा पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है। सर, ये कितने चांसेस हैं कि इस मंथ में डील हो जाएगी? क्या आप एस्टीमेट लेकर चल रहे हैं? और ये अगर डील नहीं होती है या डील जब भी होती है, उतने दिन तक की ये अनसर्टेनिटी मार्केट को कैसे प्ले करनी है? रिजल्ट से प्ले करनी है कि रिजल्ट्स आएंगे तभी हम रिएक्ट करेंगे? और अगर अभी तो चल ये ठीक है, टीसीएस के ख़राब नतीजे आ गए, आपको मौका है कि ट्रेड डील भी नहीं हो रही है, रिजल्ट भी ऐसे में थोड़े ख़राब आ गए या कुछ उसकी कमेंट्री अच्छी नहीं आई, तो चलो शेयर के साथ पिटाई कर लो। लेकिन अगर किसी के अच्छे नतीजे आ जाते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? अगेन विवेक जी, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, रादर देन टेकिंग अ टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच पर मार्केट का फोकस रहेगा। जैसे कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जहाँ एक काइंड ऑफ अगर हम अर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत ज्यादा कहीं एक्साइटमेंट नहीं थी, जैसे एफएमसीजी सेक्टर है और फॉर दैट मैटर सीमेंट है। ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जहाँ, या चुनिंदा ऑटो कंपनीज जो डोमेस्टिक बिजनेस पर फोकस करती हैं, ऐसे कुछ सेक्टर है जहाँ एक रिलेटिवली बेहतर अर्निंग आने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि वहाँ अगर नंबर डिलीवरी ठीक रही, डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस है, ऐसे कुछ कंपनीज में शायद मार्केट एक पॉजिटिव तरह से रिएक्ट करेगा। बट कंपनी जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है या सेक्टर जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट डील करेगा डिस्पाइट ऑफ अ गुड सेट ऑफ नंबर। क्योंकि ट्रेड डील जब तक नहीं होगी, इवन बिजनेसेस विल टेक अ स्टेप बैक इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ प्लान। अगर किसी का केपेक्स प्लान है तो वो भी रुक कर अपना जो ट्रेड डील है उसको देखकर अपने जो केपेक्स है उसको प्लान करेगा। तो आई थिंक कंपनी विच हैज गॉट अ ग्लोबल एक्सपोजर, वहां मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन शायद देखने ना मिले। और जो डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस है वहां अगर रिलेटिवली बेहतर नतीजे आते हैं कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन, तो मुझे लगता है कि वहां एक पॉजिटिव रिएक्शन हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सर, एक चीज़ और, आज वीआईपी इंडस्ट्रीज़, अब देखिए इसमें से प्रमोटर एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि पूरा स्टेक नहीं बेच रहे हैं, 32% ही हिस्सा बेच रहे हैं 51.74 से। लेकिन प्रमोटर के पास उसके बाद लगभग 20% स्टेक रह जाएगा। पी फंड्स आ रहे हैं 32% स्टेक लेने, और फिर उसके बाद ओपन ऑफर भी लेकर आएंगे 26% का। तो मेजॉरिटी स्टेक तो पी फंड्स के पास हो जाएगा। इसको इस तरह से माने कि वीआईपी पूरी तरह से बिक रही है, प्रमोटर अब केवल एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के तौर पे कंपनी में रह जाएंगे। और इसका क्या कुछ इम्प्लीकेशन देख रहे हैं सर बाकी कंपनीज पर और इस खास तौर से वीआईपी इंडस्ट्रीज पर? पहले अगर एक स्टेप बैक लेते हैं तो अगर आप वीआईपी का परफॉर्मेंस देखेंगे, डिस्पाइट बीइंग अ मार्केट लीडर, मोर देन 40% मार्केट शेयर, कहीं ना कहीं पिछले 3 साल से कंपनी में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी नहीं है। टॉप लाइन जो रही थी 2100 करोड़ के आसपास की रही थी, और पिछले 3 सालों में मार्जिन कंसिस्टेंटली प्रेशर में रहे थे ड्यू टू वन रीजन ऑन अनदर। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम अगर आप वीआईपी में देखेंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे नहीं। D2C ब्रांड जैसे मोकोबरा, असेंबली, काफी सारे जो D2C ब्रांड है उनसे कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि पोस्ट द हैंड चेंज, जहां प्रमोटर ने अपनी एक मेजॉरिटी हिस्सेदारी प्राइवेट इक्विटी को दे दी है, इफ आई गो बाय हिस्टोरिकल केस, यूजुअली प्राइवेट इक्विटी आर रिलेटिवली एग्रेसिव एज कंपेयर टू अ प्रमोटर। तो अगर प्राइवेट इक्विटी अपनी स्ट्रेटेजी सही कर लेती है, कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी सही कर लेती है, और अगर हम आगे आने वाले समय में, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रेटेजी, कहीं ना कहीं एक बेहतर ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्री की ओर से। तो आई थिंक लॉन्ग रन में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा वीआईपी इंडस्ट्री को लेकर। रही प्रमोटर की 20%
जो हिस्सेदारी की बात है बची हुई है, मुझे लगता है कि अगर आप इनकी जो डिटेल प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो आगे जाकर इसमें अगर प्राइवेट इक्विटी अपना स्टेक कहीं आगे जाके 5 या 7 साल बाद फिर से बेचने की बात करेगा, तो प्रोमोटर को टैग अलोंग का भी क्लॉज इसमें रखा गया है। और एट द सेम टाइम रोफो का भी क्लॉज है जहाँ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है। अगर प्रमोटर अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं तो पहला राइट प्राइवेट इक्विटी और फर्म मल्टीपल को रहेगा बाय करने का। अगेन प्रमोटर का जो 20% स्टेक है दैट विल इंश्योर कि जो कंपनी के जो ऑपरेशन हैं वो ढंग से ऑपरेशन जो है ढंग से स्मूथली चल सके, एंड प्रमोटर हैव अ स्किन इन द गेम टू सम एक्सटेंट सो दैट जो ऑपरेशन है वो ढंग से चल के कंपनी में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की क्लियर कट स्ट्रेटेजी प्ले आउट होते दिखे। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में वीआईपी के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑब्वियसली अगर वीआईपी इज बैक इन द गेम टू सम एक्सटेंट कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आएगा बाकी की जो एस्टेब्लिश प्लेयर है लाइक सफारी विच हैज बीन डूइंग प्रीटी वेल ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 ईयर। तो देखना होगा कि क्या वीआईपी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है पोस्ट मैनेजमेंट चेंज। ठीक है, पोस्ट मैनेजमेंट चेंज क्या स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन सर बाकी कंपनीज पर जैसे सफारी और नीलकमल, इनमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जब एक सेक्टर का लीडर ही निकल के जा रहा है, उसका प्रमोटर इंटरेस्टेड नहीं है चलाने में कंपनी को, या मतलब अभी एज ऑफ नाउ तो यही एजम्पशन ली जाएगी, ठीक है भविष्य में जो भी होगा, लेकिन इससे एक नेगेटिविटी फैलेगी या कंसोलिडेशन फैलेगा? आई थिंक मैं इसको निगेटिव तौर पर नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीआईपी को छोड़कर बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो तो अपनी कंपनी में ग्रोथ रिपोर्ट कर ही रहे हैं। तो देर वॉज सम स्ट्रेटेजिक इशू विथ वीआईपी डिस्पाइट बीइंग अ मार्केट लीडर। आई थिंक जो नए ट्रेंड है उसके साथ वो कैचअप नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू ट्रेंड विच इज प्लेइंग ऑन। तो मैं इसको कोई बहुत ज्यादा निगेटिव तौर पर नहीं लेना चाहूंगा। और हिस्टोरिकली जिस तरह से डेटा प्ले आउट करता है कि जो लगेज इंडस्ट्री है दैट इज लिंक टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, स्पेशली एयर ट्रैफिक, एयर पैसेंजर ट्रैफिक। तो जिस तरह से इंडिया में जो आउटलुक है एयर पैसेंजर ट्रैफिक का वो काफी रोबस्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि लगेज ज्यादा इंडस्ट्री इज इनटू मैच्योर स्टेज। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट में बरकरार रहेगी। और मार्केट लीडर अगर अपनी स्ट्रेटेजी को ठीक कर लेता है तो मुझे लगता है कि दे कैन कम बैक इन अ गुड वे सो एज टू डिलीवर रिटर्न फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो मैं निगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहूंगा, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है सभी प्लेयर्स के लिए। ठीक है, एक्सेप्टेड सर। आगे बढ़ते हैं सर। एक कंपनी वॉकहार्ड, इस पर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि इसमें एक खबर आई है कि ये अपना इस स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट कर रहे हैं यूएस ऑपरेशंस को लेकर, और वहाँ पर जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है अपनी यूएस सब्सिडरी मॉर्टन ग्रोव फार्मा का एंड वॉकहार्ड यूएसए का, इसको करने की प्लान कर रहे हैं। ये पहले भी खबर आई थी आई थिंक कुछ समय पहले। सर इस खबर को कैसे देखें, क्योंकि उस समय तो ये शेयर 150-200 रुपये चल रहा था और वन वे चला, ये वहाँ से 1700-1800 हो चुका है अभी। अब इस खबर को फिर दोबारा से कैसे देखना है? अगेन विवेक जी, अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर लूँ तो वोकार्ड में जिस तरह से मैनेजमेंट का जो वेरियस इंटरेक्शन रहा है एनालिस्ट से, कुछ एक या दो ब्लॉकबस्टर ड्रग है विच आर ऑन द एनविल ऑफ लॉन्च, जिसके चलते एक उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल में एक जो सेल्स है उसमें कहीं ना कहीं अपटिक आते दिखेगा। तो आई थिंक स्ट्रीट विल वेट फॉर दैट लॉन्च ऑफ दोज ड्रग एंड रिस्पॉन्स टू दोज ड्रग, जो कि उम्मीद है कि जो आने वाले 3 से 4 महीने में कुछ ड्रग लॉन्च होंगे, और अगर उससे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो वोकार्ड कैन बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। इनफैक्ट जिस तरह से हमने देखा कि ग्लेनमार्क में एक लाइसेंसिंग की डील हुई थी, सिमिलर काइंड ऑफ डील स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि वो कार्ड में भी प्ले आउट होते दिखेगी। हालांकि एट करंट मार्केट प्राइस मार्केट कैप कोई बहुत चीप नहीं है। आई थिंक 25,000 करोड़ के 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है वो कार्ड का। तो अगेन इट्स अ डिसेंट मिड कैप, डिसेंट साइज मिड कैप कंपनी। तो जो ड्रग लॉन्च है ये की रहेगा कंपनी के लिए, कैटलिस्ट रहेगा, ट्रिगर रहेगा अर्निंग ग्रोथ के लिए। तो आई थिंक स्ट्रीट उसके लिए वेट करेगा फॉर एनी फर्दर अपमूव इन द स्टॉक प्राइस। ठीक है सर। एक टाटा मोटर्स जहां पर कि इन्होंने जैगवार लैंड रोवर की रिकॉल की है करीब 21,000 यूएस व्हीकल्स की नॉर्थ अमेरिका में, इसको कैसे देखें सर? एक तो वैसे ही टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से जो पुराने व्हीकल बेचे हुए उनकी भी रिकॉल कर लो, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक विवेक जी, व्हीकल रिकॉल इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस द हाँ। ग्लोब, क्योंकि अगर कोई पार्ट फॉल्टी हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं रिप्लेस करने के लिए ऑब्वियसली देयर इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑल दिस रिकॉलिंग एंड रिप्लेसिंग दोस पार्ट।
बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। और टाटा मोटर्स के लिए मुझे लगता है कि जो भी निगेटिविटी थी इन टर्म्स ऑफ वेरी लैकलस्टर ग्रोथ ऑन जेएलआर पोर्टफोलियो और डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में भी हमने देखा है कि पैसेंजर व्हीकल में कोई बहुत ज्यादा खास वॉल्यूम ग्रोथ हमने आती नहीं देखी है। कमर्शियल व्हीकल इज हैविंग इट्स ओन स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है स्टॉक प्राइस में। एट करंट मार्केट प्राइस कोई बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड लगता नहीं है टाटा मोटर्स में, अनलेस एंड अनटिल जेएलआर के सेल्स पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर विच इज गोइंग ऑन। आई थिंक रिकॉल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, और कोई बहुत ज्यादा बड़ा डेंट हम अर्निंग पे आते नहीं देखेंगे। ठीक है सर, इसको कैसे देख रहे हैं कि एसबीआई ने करीब 2% स्टेक बेचा है तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन में थ्रू ओपन मार्केट, इसका कोई इम्पैक्ट है क्या? अगेन विवेक जी माफ कीजिएगा, मैं एसबीआई पे कोई कमेंट ओ नहीं देना चाहूंगा। माफ़ कीजिएगा सर, बिल्कुल। आई आई नो। आरवीएनएल सर, इस पर बात कर लेते हैं। एक 213 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, इक्विवेलेंट टू ऑर्डर है फ्रॉम साउथ सदर्न सेंट्रल रेलवे से। आरवीएनएल और बाकी रेलवे शेयर सर, इनको किस तरह से देख रहे हैं आप? अगेन ना, अगर आप रेलवे ईपीसी बिजनेसेस की बात करेंगे तो जिस तरह से पिछले 2-3 साल रहे थे ग्रोथ के, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ में अब स्लो डाउन होते नजर आ रहा है। अगर आप आरबीएनएल की ही गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी ने गाइड किया है कि 10 से 12% की ग्रोथ FY 26 में आते दिखेगी। तो जब आप ईपीसी बिजनेस में होते हो और 10 से 12% की ग्रोथ रिपोर्ट करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई पी री रेटिंग का कोई बहुत बड़ा स्कोप नजर आएगा। तो एट अ करंट जंक्चर में न्यूट्रल रहना चाहूंगा आरबीएनएल पे। आई थिंक फेयरली वैल्यूड है स्टॉक। इसमें जो आगे का जो बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ वंदे भारत ऑर्डर, जो कि आने वाले 2 से 2.5 साल के में किक स्टार्ट होगा। तो एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन दैट फ्रंट कैन लीड टू अ रीरेटिंग। एज ऑफ नाउ जितनी भी रेलवे एपीसी कंपनीज हैं उस पर हमारा व्यू न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल सर, तो रेलवे की कंपनियों पर सर का व्यू न्यूट्रल है। एक और कंपनी सर, यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया, जहाँ पर कि उसने करीब 4131 करोड़ रुपए का वेट टैक्स डिस्प्यूट जीता है महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से। इस खबर को कैसे देख रहे हैं? ये जो टैक्स डिस्प्यूट था ये इनका 2015-16 से और 2018 तक के बीच का था। 2007-8 से लेके 15-16 का था और 17-18 तक का भी था। तो मतलब इतना बड़ा टैक्स डिस्प्यूट था बीच बीच में। और 4131 करोड़ सर, बड़ा अमाउंट होता है कैस्ट्रॉल जैसी कंपनी के लिए, जिसकी कि अगर मैं देखूं तो आई थिंक मार्केट कैप भी उतनी बड़ी नहीं होगी। मतलब इससे तो बड़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी कि मतलब इनकी ईपीएस पे बड़ा प्रभाव ना डाले। सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को? आई थिंक यस, डेफिनेटली पॉजिटिव तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि अमाउंट काफी बड़ी थी और कंपनी के फेवर में ये जो आउटकम आया है। तो डेफिनेटली जो हम जिसे बोलते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी थी, तो वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आएगी। तो मोस्ट ऑफ दिस लाइबिलिटीज विच आर अंडर डिस्प्यूट आर रिपोर्टेड अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटी इन अ बैलेंस शीट। तो वहाँ जो लाइबिलिटी है कम होते नजर आएगी। आई थिंक इट्स पॉजिटिव। आई थिंक नो नेगेटिव न्यूज इज पॉजिटिव फॉर कैस्ट्रॉल इंडिया एट द करंट जंक्चर। जी सर, कैस्ट्रॉल की अगर मैं मार्केट कैप देख रहा था 22,725 करोड़ रुपए, उसमें अगर 4,000 करोड़, मतलब अगर रफली देखें तो एक करीब करीब इनके लिए 20% ऑफ द वैल्यू जो कंपनी की वैल्यू है उसमें जुड़ जाता है। और अगर इनका मैं नेट प्रॉफिट देख रहा था तो नेट प्रॉफिट में इनका क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा है करीब 225 करोड़ रुपए। मैं पिछले 4 क्वार्टर का देख रहा था लास्ट ईयर में 232, 207, 271, 233, तो करीब करीब आप मान के चलो कि 900 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में प्रॉफिट आ गया। 950 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर, और उसमें 4000 करोड़ रुपए अचानक से मिल जाए तो एक बड़ी कंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। इनकी ईपीएस करीब 9.5 रुपए थी। दैट मीन्स कि अगर इन 4000 करोड़ को कर लें तो करीब 40 से 42 रुपए की ईपीएस इनकी एक साथ शूट अप हो जाती है। ये एक्सेप्शनल आइटम होगा या सर ये जो महाराष्ट्र से जहां से जीते हैं वो दोबारा से एक कोर्ट केस करेंगे फिर इसको होल्ड पर डलवा देंगे? आई थिंक विवेक जी, जिस तरह से मैं प्रेस रिलीज रीड कर रहा था, आई थिंक ये पैसे कंपनी को नहीं मिलना है। आई थिंक इट वाज अंडर डिस्प्यूट की
जो कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये डिमांड रेज करी थी। और ये डिमांड जो है ओके। इसकी जो अपील थी वो की गई थी, और ये कंपनी के फेवर में ही आई है। तो जो पैसा जो कंपनी को भरना था वो ओके। अब भरना नहीं होगा। तो टू दैट एक्सटेंट लायबिलिटी कम होगी। और अगर कंपनी ने इसके रिलेटेड कोई प्रोविजन की होगी तो मुझे नहीं लगता है कि की होगी। यूजुअली कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट रहता है। तो कुछ एडिशनल कैश फ्लो कंपनी को नहीं आएगा, बट डेफिनेटली जो एक लायबिलिटी थी कंपनी के बुक पर कि अगर ये डिमांड आ जाती है तो इन्हें 4,000 करोड़ देने होंगे, वो अब देना नहीं होगा। तो आई थिंक एक काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये कैश फ्लो कंपनी को एडिशनल फ्लो नहीं होने वाला है। इसी बीच सर, अभी अभी ओला इलेक्ट्रिक के भी रिजल्ट आ गए हैं, और इतना जल्दी जनरली मॉर्निंग में रिजल्ट आते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने शायद बोर्ड मीटिंग आज ज़्यादा ही जल्दी कर दी और रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इसके मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूं सर। यहाँ पर देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 1644 करोड़ से घटकर 828 करोड़ रुपए रहे वाई ओ वाई। लेकिन क्यू ऑन क्यू एक अच्छे रिकवरी आई है रेवेन्यू में। करीब 611 करोड़ से बढ़कर 828 करोड़ का रेवेन्यू है। देखिए काउंटर भी तेज मूव कर रहा है, एकदम से करीब 7% ऊपर आ गया, 6% ऊपर। और जो कंपनी की अदर इनकम नॉर्मल है, और कंपनी का जो लॉस आया है वो वाई ओ वाई बेसिस पर बढ़ा है। करीब 347 करोड़ से बढ़कर 428 करोड़ रुपए आया। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि 870 करोड़ से घटा भी है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, यानी कि 428 करोड़ रुपए रहा है। सर, अगर आप रिजल्ट खोल पाए हो अभी तक, या जो मैंने आपको आंकड़े बताए, अगर आपको इसमें कुछ समझ आया हो, सर क्या लग रहा है? ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी पिटाई हो चुकी है, अब अभी और पिटाई होनी है इन नतीजों के बाद, या यहाँ से कुछ रिकवरी भी हो सकती है? हाँ विवेक जी, मैं कंपनी की प्रेस रिलीज पढ़ रहा था तो वहाँ कुछ दो तीन मुझे पॉजिटिव पॉइंट नजर आए हैं। एक है कि कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो जून मंथ रहा था वो उनके लिए EBITDA पॉजिटिव रहा था। और इन्होंने जो एक अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था प्रोजेक्ट लक्ष्य के नाम से, उसका बेनिफिट अब फ्लो प्ले आउट होते नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम इन्होंने FY26 के लिए कुछ आउटलुक भी दिया है, जहाँ ये कह रहे हैं कि पूरे साल में ये 3.25 लाख से 3,75,000 गाड़ियां बेचेंगे, 4,200 से 4,700 करोड़ की टॉप लाइन करेंगे। और एट द सेम टाइम क्रॉस मार्जिन जो है बढ़कर 35 से 40% हो जाएगी। और EBITDA पॉजिटिव Q2 के चलते आते कंपनी हो जाएगी। तो इफ ये अगर जिस तरह से गाइडेंस दिया है वो प्ले आउट होता है तो मुझे लगता है कि जो भी निगेटिविटी है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। बट एक एक फैक्टर हमें ध्यान रखना होगा कि हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है टू व्हीलर ईवी स्पेस। तो इसमें सेल्स क्लॉक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी प्लेयर मार्केट शेयर के लिए कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं। तो ट्रैक पर रहेगा, बट मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली निगेटिव इज ऑलरेडी इन द प्राइस। और अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें कंपनी की ओर से देखने मिलती है सेल्स वॉल्यूम के फ्रंट पर, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में प्ले आउट होते नजर आएगा। देखिए कंपनी की ने जो प्रेस रिलीज दी है उसमें एक बढ़िया लाइन बोली है कि जो जैसा सर भी बता रहे हैं कि इम्प्रूव्ड ऑटो ग्रॉस मार्जिन्स, जो कि Q4 में 13.8% थे, वो बढ़कर अब 25.6%, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं केवल और केवल एक ही क्वार्टर में, Q4 से लेकर Q1 में। यानी कि Q4 पिछले साल का और Q1 इस साल का। अप्रैल जून का कंपैरिजन कर रहे हैं जनवरी मार्च से, और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि इसने बेहतरीन मार्जिन्स इनके इंप्रूव हुए हैं। और इन्होंने कहा है कि जो PLI बेनिफिट है वो Q2 से शुरू हो जाएगा। सर, जो ये गीगा फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं, ये उसी की बात हो रही है ना जो PLI बेनिफिट आने वाला है? जी 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 जी। तो इसमें कुछ एनी अपडेट सर? मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा नहीं था पीछे, कि इनकी ये जो गीगा फैक्ट्री है वो शुरू हो चुकी है क्या? आई थिंक विवेक जी, मुझे याद है जब IPO आया था तब उन्होंने कहा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 25 में जो गीगा फैक्ट्री है वो उसे स्टार्ट करेंगे। और इनके जो खुद के जो सेल्स है फॉर दिस बैटरी, दे विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इन देयर ओन व्हीकल, जिसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन में एक्सपेंशन होते हुए देखेंगे हम। आई थिंक एज पर द लेटेस्ट प्रेस रिलीज जिस तरह से लिखा है कि वी आर ऑन ट्रैक टू लॉन्च प्रोडक्ट विथ भारत 4680 सेल इन Q2 ऑफ FY26 एंड विद हेवी रेयर अर्थ फ्री मोटर इन Q3 FY26। आई थिंक आने वाले समय में हमें इसका इंटीग्रेशन का बेनिफिट प्ले आउट होते नजर आएगा, अगर सेल्स वॉल्यूम अगर इनकी बरकरार रहती है, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने मिलता है तो।
हालांकि इन्होंने जो मैं इनका FY26 आउटलुक पढ़ रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल बिटवीन 3,25,000 व्हीकल टू 375,000 व्हीकल एंड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 42 to 4,700 करोड़। और इनका जो अभी का रेवेन्यू आया है वो 826 करोड़। दैट मीन्स कि यहाँ अगर हम 800 करोड़ को 4 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो 3200-3300 करोड़ रुपए रेवेन्यू आना चाहिए था, जो कि ये इसी साल के लिए बोल रहे हैं कि करीब 4000 से 4700 करोड़ आएगा। दैट मीन्स कि रेवेन्यू तो ठीक ठाक आ जाएगा। और बोल रहे हैं कि विद द PLI बेनिफिट बिगनिंग फ्रॉम Q2 for Gen 3 products portfolio, gross margin is projected to rise to 35 to 40%, and the company anticipates the full year auto EBITDA of above 5%. The company also expects the auto business to remain EBITDA positive from Q2 onwards. सर ये जो इन्होंने बोला है ये Gen 3 प्रोडक्ट्स के लिए बोला। अभी शायद इनका जो PLI जो आना था बैटरी वाला या जो भी था वो शायद इस पर क्लैरिटी नहीं आई है, जितना मुझे समझ आया पढ़ने के बाद। क्या लग रहा है सर, मतलब जब ये फैक्ट्री खुल जाएगी उसका बेनिफिट आएगा, प्लस ये जो ये वाले बेनिफिट है, अगर ये यहाँ पर ही एबिटा पॉजिटिव दिखा रहे तो हम ये माने कि ये ओला का वर्ष खत्म हो गया? आई थिंक यस विवेक जी, अगर जिस तरह से गाइडेंस दिया है उसके ऊपर अगर कंपनी डिलीवर कर पाती है तो डेफिनेटली वर्थ इज ओवर फॉर ओला। बट इसको ट्रैक करने का एक तरीका ये है कि जो मंथली सेल्स वॉल्यूम है कंपनी की उसे बारीकी से ट्रैक करना चाहिए। आई थिंक दैट विल गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर इमीडिएटली कि सेल्स वॉल्यूम कैसे प्ले आउट हो रहे हैं। अगर सेल्स वॉल्यूम में हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है तो डेफिनेटली जिस तरह से कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो भी प्ले आउट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी गाड़ी बिकना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्ले आउट ऑल दी अदर थिंग्स। तो आई थिंक सेल्स वॉल्यूम पर स्ट्रीट की बहुत कड़ी नज़र रहेगी आने वाले 2 से 3 महीनों में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, सनी भाई को भी नमस्कार। सनी सर, बस आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं आपसे। आपकी रडार पर कोई शेयर है क्या सर? विवेक जी, जिस तरह से अभी मार्केट में एमसी का डेटा आया था, हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो का कहीं ना कहीं कंसर्न हुआ था महीना 2 महीना पहले, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते नजर आ रहा है। और इसी के चलते हमें आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला AMC जिसे कहते हैं, वो पसंद आ रहा है। हमें लगता है कि कंपनी की जो फेयर वैल्यू है 975 की है। सो अगर ड्यूरिंग दिस मार्केट वीक मार्केट सेंटिमेंट आपको कहीं डीप में ऐड करने का मौका मिले तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ एंड टारगेट ऑफ 975। जिस तरह से एमसी का डेटा आया था, हमने देखा था कि आदित्य बिरला AMC का जो AUM है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से ग्रो होते नजर आएगा। और एट द सेम टाइम इनकी जो स्कीम्स हैं टॉप की जो कोहॉर्ट है उसमें आते हुए नजर आ रही हैं। SIP में हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, सिर्फ 24 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड पर मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अब वेरी सॉलिड रॉक स्टेडी बिजनेस बैक बाय अ गुड ग्रुप पोर्टफोलियो में ऐड करने का अच्छा मौका रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को। ठीक है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड करने का बेहतर मौका है। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर। अंशुल भाई, एक चीज़ जो कि आज और भी कंपनियों पर नतीजों पर नज़र रहेगी, ओला इलेक्ट्रिक पर तो थी ही देखिए मार्केट की नज़र, और ओला इलेक्ट्रिक ने उम्मीद से अच्छे नतीजे दिए हैं और गाइडेंस तो बड़ी ज़बरदस्त दी हैं। अब गाइडेंस वो अगर 1-2 क्वार्टर में पूरी कर दिखाते हैं तो डेफिनेटली शायद स्ट्रीट इसको अलग तरीके से लेगी। वैसे तो आप ओला इलेक्ट्रिक पर सर नेगेटिव थे, लेकिन आज अभी मैं सनी भाई से ही बात कर रहा था, देखिए उन्होंने एबिटा पॉजिटिव होने की बात की है और कंपनी ने कहा है कि उनकी जो सेल्स है वो भी ठीक ठाक हो रही है और एबिटा मार्जिन्स उन्होंने डबल करके दिखाए हैं इस बार। मतलब ये नहीं कि केवल बोल रहे हैं, करके भी दिखाए हैं। क्या लग रहा है सर, अगर किसी को पोजीशन है, फंसा हुआ है ऊपर के लेवल का, किस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे या अभी भी ना करे? सर देखिए, होल्ड करने का कोई मतलब नहीं दिखता है। 45 रुपए 35 पैसे के ऊपर आके अगर टिकता है तो किसी तरह का बाउंस बैक इनिशिएट होगा। तो अगर डेड कैट बाउंस प्ले करना है तो भी 45 रुपए 35 पैसे निकलने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की लॉन्ग पोजीशन बनेगी। तो आई वुड गो बाई चार्ट्स।
आई वुड नॉट गो बाय दी स्टोरी। 45-35 निकला तो मैं थोड़ा बहुत बाउंस बैक के लिए एक आध बार बाई फिर भी बोल सकता हूँ, बट 45 के नीचे जब तक है तब तक नहीं, क्योंकि कल भी ऑल टाइम लो बना है, आज भी शायद ऑल टाइम, हाँ आज भी नया ऑल टाइम लो बना है, तो आई एम नॉट वेरी बुलिश। 45-35 के बाद बाउंस बैक बन सकता है, वहां पे अगर वॉल्यूम वॉल्यूम से निकला तो एक बार सोचा जा सकता है, बट फिलहाल जिन सर्कमस्टेंसेस में हम खड़े हैं ओला पे मैं व्यू नहीं लेना चाहूंगा, और आई वुड बिलीव कि व्यू बेरिश ही रहना चाहिए। ठीक है सर, 45 के बाद एक बार रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि अगर देखिए 45 रुपये 35 पैसे। 35 पैसे, ठीक है सर, और 5 पैसे थोड़े से और दे देते हैं, रूम दे देते हैं, 45-40, 45-50 कर लीजिए। 45.5 के ऊपर अगर ये आता है तो अंशुल भाई भी अपना थोड़ा सा आउटलुक फॉर शॉर्ट टर्म शायद चेंज कर लेंगे। उस समय कितना जाएगा सर ये? अगर वॉल्यूम से निकला तो फिर एक 15% और अपसाइड मिल सकती है, बट 45-35 के बाद ही किसी तरह का मूव बनेगा। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेड। सर 2 शेयर और फटाफट से देख लीजिए, टाटा टेक और रैलिस इंडिया, क्योंकि इनके नतीजे आ रहे हैं। तो टाटा टेक तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो 22 साल की कोई सलाह नहीं रहेगी। 720 निकलेगा तो आई माइट बाई 803 841 के लिए। दूसरा आपने बोला रैलिस। हाँ, रैल, रैलिस, हाँ? रैलिस में सर क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, परसों के सेशन में हमने कल परसों में बाई दिया हुआ है, तो कुछ क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। व्यू हमारा बुलिश है रैलिस पे। 285 रुपए में हमने बाई दिया था, वहां से अभी भी पोजीशन मैनेज कर रहे हैं 321 रुपए पे, और फ्रेश बाई कराया था 285 के बाद 321 पे, और अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 50% दी है, तो आधी क्वांटिटी कुछ क्लाइंट्स के पास हो सकती है। पूरे में अगर आप देखेंगे तो कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, 150 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना है 331 पे। टारगेट आता है इसका, एक रेजिस्टेंस आता है 375 का, बट टारगेट आता है 399 रुपए का, तो उस हिसाब से हम 285 रुपए से लॉन्ग बैठे हुए हैं, रिस्क फ्री हो चुके हैं, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस था उससे ज्यादा प्रॉफिट हम आधी पोजीशन पे निकाल चुके हैं, तो हमारे क्लाइंट रिस्क फ्री हैं। अगर यहाँ से खराब रिजल्ट आया, नीचे अगर ब्रेकआउट फेल भी किया, तो हमारे घर से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट आया और ऊपर खुल गया तो अच्छा पैसा बन जाएगा। ठीक है, एक बार टाटा टेक के नतीजे आने वाले हैं। देखिए किसी तरह से एक एक्सपेक्टेशंस मिली हैं हमें टाटा टेक के नतीजों को लेकर कि किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। देखिए रेवेन्यू भले ही 2-2.5% डाउन हो, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 12% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, इसीलिए टाटा टेक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश भी करता है बीच बीच में। मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, हालांकि एबिटा जो है वो थोड़ा सा 1% डाउन होगा, तो थोड़ा सा मिक्स पिक्चर है। लेकिन अगर देखिए मार्जिन्स ठीक हैं और नेट प्रॉफिट ठीक है, तो स्ट्रीट को थोड़ा सा यही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि टीसीएस के नतीजों में जो रेवेन्यू का गिरना था वो स्ट्रीट को अच्छा नहीं लगा था। अब ये देखना होगा कि टाटा टेक की कमेंट्री किस तरह की रहती है अपने नतीजों के बाद, और अगर यही नतीजे पेश भी हो जाए, पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि इस तरह के नतीजे पेश भी हो जाएं, ये तो उम्मीदें हैं केवल। तो टाटा टेक पर आज नज़र बनाकर रखेंगे।